और उसने कहा उसका जो स्ट्रक्चर है फंडामेंटल राइट्स का वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, बट दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, नहीं बेसिक स्ट्रक्चर से उसको वायलेट नहीं कर सकते। ये साहब प्रणब मुखर्जी, हमको नहीं पता कौन सा लॉ पढ़ के आए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के बेंच को ये बोल रहे हैं कि जिन लोगों की हम इंक्वायरी चला रहे हैं हम उनके आपको नाम नहीं दे सकते। सुनिए, अच्छा एक बात मैं बोलता हूं कि हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस और बाकी जस्टिस में पेशेंस बहुत दिखाया। जब ये रोज बकवासबाजी हो रही थी बहुत पेशेंस दिखाया, क्योंकि वो उसी स्टेज के ऊपर उन्हें पता था ये सब झूठ बोला जा रहा है, लेकिन वो भी लगे रहे, रोज नई इंस्ट्रक्शन देते रहे। वो शायद इस चक्कर में थे कि पूरा एक बार केस इनके खिलाफ ऐसा बनाकर और इनसे फिर सारी की सारी पावर्स छीन ली। ये हुआ है। ओके। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक बात बोली कि ये लोग अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं, जिन लोगों के नाम है, जिन लोगों के डिपॉजिट्स हैं, ये अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, ये क्रिमिनल मैटर है, देश का पैसा लूटा गया है। ये उनके कमेंट्स हैं बार बार कोर्ट के अंदर, दिस मनी हैज बीन लूटेड, ये आम आदमी का पैसा है, ये लोग कौन है? अच्छा, कोई जवाब नहीं। हम आपको, हमारा इसमें एक थोड़ा सा रूल है, हम आपको बता दें, जरा सा रूल है, हमारा भी, राम जेठमलानी जी हमारी थोड़ी इज्जत करते हैं। आज से 2.5-3 महीना पहले राम जेठमलानी जी और उनके एक साथ में एक और हैं दूसरे, अनिल दीवान जी का फोन आया मेरे पास। कहने लगे विश्व बंधु, ये जो स्विट्जरलैंड का पैसा हम केस लड़ रहे हैं PIL के अंदर, मैं आपसे कुछ सलाह चाहता हूँ। मैंने कहा बताइए। कहने लगा ये जो स्विट्जरलैंड का पैसा है इसमें हम ये कैसे दिखाएं कि इसमें जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है, क्योंकि क्रिमिनल एक्ट में एक बड़ी, मनीष साहब, एक बड़ी अलग चीज होती है, हम आपको बताएं कि क्रिमिनल एक्ट आगे की डेट से नहीं लाया जा सकता। इसमें हाँ, जो रेट्रोस्पेक्टिव में भी काम करे, काम करे। तो अनिल दीवान जी बोले, और मैं जरा थोड़ा सा आई वॉज टेकन अबैक, क्योंकि मैं ये मामला इंडियन पीनल कोड में पढ़ रहा था, हमें पता था। तो कहने लगा वो चिदम्बरम ने फेरा को तो फेमा कर दिया, पेनल्टी लगा के वो खत्म कर दिया। मैंने कहा वो खत्म कर दिया। बोले इनकम टैक्स एक्ट, मैंने कहा इनकम टैक्स एक्ट में प्रोसिक्यूशन है, लेकिन बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि एकदम आप अरेस्ट कर ले जाएंगे। वो मे का वर्ड यूज किया हुआ है। बोले अनिल दीवान जी थे, बड़े बूढ़े व्यक्ति हैं, तो टेलीफोन पे बोले विश्व बंधु, कल हमारा सुप्रीम कोर्ट में अपीयरेंस है, तुम घंटा भर में कुछ कृपया करके सोच के बताओ, हमको आर्ग्यूमेंट देना। ये मैं आपको आज से सिर्फ 5 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। मनीष जी, हम जानते भी नहीं, अनिल दीवान जी को मिले भी नहीं थे। हमने अपना साहब कंप्यूटर खोला, हमने कहा ये ऐसे कैसे हो सकता है, एक आदमी यहां से पैसा ले जाए पूरा और स्विट्जरलैंड में जमा करा दे, वो क्रिमिनल के कोई एक्ट से अट्रैक्ट ना होता हो। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये बात स्विस डिपॉजिट्स की नहीं लिखी गई थी, क्योंकि जब वो एक्ट बना था इस तरह की किसी ने सोचा ही नहीं था। जिस परिप्रेक्ष्य में वो एक्ट लिखा गया था, नहीं तो वो होता उसमें सारे चैप्टर्स होते। ये सोचा ही नहीं था, क्योंकि ये सारा जो पैसा हुआ है, बल्कि 61 का एक्ट है हमारा, आप देखो तो ये सारा अनाप शनाप पैसा हुआ ही पिछले 40-50 साल में इकट्ठा है, और ज्यादातर 80s से हुआ, 90s से हुआ, ग्लोबलाइजेशन के बाद हुआ। तो एक्ट नहीं। अच्छा, उसके बाद साहब हमने सोचा, और हमने कहा पहला तो बात यह है कि इस पैसे का टाइटल हम नहीं मालूम, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये टाइटल जो है भारत सरकार को नहीं मालूम, ये टाइटल स्विस बैंक को भी नहीं मालूम। स्विट्जरलैंड के बैंक के अंदर पैसा जमा कराने से पहले हम आपको 1-2 चीजें बता देते हैं। स्विट्जरलैंड में घूस का पैसा लेना कोई क्राइम नहीं है। स्विट्जरलैंड में घूस अलाउड है, इसीलिए बंद हो गए हैं श्रीमान जी ये कलवड़ी साहब, आपको मालूम है। स्विट्जरलैंड में जिस ऑफेंस में बंद हुए हैं, स्विट्जरलैंड की CBI गई स्विट्जरलैंड के पास, इन्होंने आपसे कोई इक्विपमेंट खरीदा इन्होंने वहां पे अभी, जिसमें बंद है, CWG में। तो उन्होंने कहा खरीदा, तो उन्होंने कहा आपने उनको घूस दी। उन्होंने कहा हम घूस, हमारा माल सारा घूस से ही बिकता है। सुनिए ना सही भाई, कानून ऐसा है ना। तो CBI ने गई, उसने कहा आपने कितनी घूस दी? उन्होंने कहा भी बताते हैं, वाउचर निकालो। वो बिलिंग इतने की,
घूस टू द बायर ये सुरेश कलमड़ी, और असली बिल ये, और ये टोटल बिल, और साथ में का वाउचर ले लो। उसने कहा देखो हमारे यहाँ तो घूस कोई मांगे जितने का मांगे काट दे, घूस ले ले। घूस हमारे यहाँ नहीं है, घूस हमारे यहाँ लीगल है। अच्छा, अब ये इस सुरेश कलमड़ी जी को मालूम नहीं था कि साले ये कहां से खरीद रहा हूं मैं, कि जहां पे घूस के काउचर कटते हैं और घूस नहीं। आज देखिए तो सही, ये आयरनी आप देखिए, वो एक आदमी जो जिसके खिलाफ एविडेंस नहीं निकल रही थी, क्योंकि खुद CWG की एक भी फाइल साइन नहीं कर रहा था, आप देखो सब नीचे से साइन करा था, फंस गया स्विट्जरलैंड में। उन्होंने कहा ले जाओ, और आते इसको बंद कर दिया। अच्छा, तो वहां पर क्या होता है, स्विट्जरलैंड ऐसा कंट्री है जिसमें आप ट्रेन में पैसा ले जा सकते हो, जहाज से ले जा सकते हो, जैसे होता है ना वो बोरे जाते हैं, उससे पूछो इसमें क्या है, वो कहता है जी इसमें पैसा है, करेंसी है। इटली के अंदर टोबैको का बड़ा भयंकर माफिया है, मैंने जो पढ़ा पूरा इसमें, वो इटली के अंदर कोई भी सिगरेट बनाने वाली कंपनी एक्साइज देती नहीं है बिल्कुल भी, और उनका इतना पैसा घूस, वो टैक्स लगता है लेकिन टैक्स नहीं देते नहीं। वो रेलगाड़ी के डब्बे पूरे एंटर करते हैं स्विट्जरलैंड। हाँ, वो पूछते हैं कैसे, वो कहते हैं उसका सिगरेट का जो है वो ये टैक्स इवेड किया हुआ सिगरेट का पैसा है इसमें भरा हुआ। तो उसमें क्या करते हैं, कोई भी ट्रक, जहाज, बोरा, रेलगाड़ी, कार, वो पूछेगा स्विट्जरलैंड में घुसने से पहले इसमें क्या है, बोलेगा इसमें कैश है सब इसमें, तो बोला ये दो चीजें आप लिखिए, इसमें फॉर्म भराया जाता है। नंबर 1, ये पैसा स्विट्जरलैंड के कानून में जिनको क्राइम समझा जाता है उस स्रोतों से नहीं आया है, और स्विट्जरलैंड में ये लोग चीजें क्राइम समझी जाती हैं, ये कोई मर्डर की फिरौती से नहीं लाए गए, और ड्रग्स का नहीं है, और टेररिज्म का नहीं हो। और ये 3 चीजों का इसके अलावा काले धंधे का जो भी है सब ठीक है। किसी नोट के चेहरे पे लिखा होता है, आप बाजार में आपको पनवाड़ी 100 रुपए का नोट देता है, उसमें लिखा होता है ये टेररिज्म का पैसा है? वो सारे के सारे क्रिमिनल बोलते हैं फॉर्म भर तीनों का नहीं है, ठीक है, लेकर आप जाइए। जाने के बाद वो सीधा वहां पहुंचता है बैंक में पूछता है क्या है, उसने कहा अकाउंट खोलो, तो वो पहले ही वो ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि इन पे इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलता इनको। अच्छा, स्विट्जरलैंड आज की तारीख में स्विट्जरलैंड का जो डिपॉजिट है उस पे मैंने सुना है 0.25% इंटरेस्ट है, वो भी बड़े डिपॉजिट्स पर 0.25%। और जब आपको 0.25% इंटरेस्ट मिलता है मनीष जी, आप समझ लीजिए कि आप अपना पैसा लूज कर रहे हैं, क्योंकि उससे ज्यादा इन्फ्लेशन है, ठीक है। और स्विट्जरलैंड की पब्लिक को 2 तरह की अकाउंट्स हैं वहां पे, एक तो नॉर्मल अकाउंटिंग है जैसे आप और हम लोग, वो स्विट्जरलैंड के लोगों के लिए उनको मिलता है 1.5% और इनको मिलता है 0.25%। अच्छा, तो सबसे पहले वो कागज दिखाते हैं जब कस्टम्स पे हम लाए, उसने कहा अच्छा। उसके बाद क्या है इसके अंदर, जो मैं आपको जो असली पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा था कि टाइटल इसमें कहीं भी नहीं था। अनिल दीवान जी, एक आपका सर्टिफिकेट कि साहब ये टेररिज्म से नहीं आया और ये उससे मर्डर से नहीं आया और ये नारकोटिक से नहीं आया, दिस डज नॉट एस्टेब्लिश द टाइटल ऑफ दैट ओनरशिप ऑफ दैट मनी। आर यू क्लियर? यस। अगर थेफ्ट की डेफिनेशन सेक्शन 379 आईपीसी के अंदर है, अगर मनीष जी के घर में रेड होती है या विश्व बंधु के घर में रेड होती है और मान लीजिए मेरे घर के अंदर से 5 करोड़ रुपए का सोना निकलता है, मान लीजिए पुलिस की, सबसे पहला सवाल पुलिस पूछती है आपके पास ये आया कहां से? मैं अगर उनको ये बताता हूं कि साहब ये मेरी ज्वेलर से खरीदा है और ये 5 करोड़ मेरे पास यहां से आया था, तो मैं टाइटल एस्टेब्लिश कर रहा हूं, राइट, ठीक है। या मेरे पास मेरा दोस्त छोड़ गया रात को, आप उसको पकड़ लाइए, वो ले जाएगा, वो बताएगा, वो मुझे ये भी नहीं पता था ये सोना है ये। अच्छा, अगर आप ये ऐसी चीजें एस्टेब्लिश नहीं कर सकते तो जब दैट मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ टाइटल, आप उसका मालिक नहीं बता पा रहे हैं कौन है, तो ये चोरी का है, इस पे सेक्शन 378 लग जाता है, ये चोरी की डेफिनेशन है
ये कैसे पता लगे चोरी का है? सड़क के ऊपर अगर एक गड्ढा पड़ा हुआ है, क्या पता है किसी का गिर गया है, क्या पता चोर, इसे पता लगता है जब उसका जिसके पास पाया गया है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कहां से आया। 378 लग गया, क्योंकि सारा जो पैसा है वहां पर इंडियंस का जिसका है वो टाइटल एक्सप्लेन नहीं कर सकते। टाइटल का क्या है कि अगर इलीगल तौर से कमाया है तो टाइटल नहीं है। ये एक बात आप और समझ लीजिए। आप चोर जाके ये नहीं कह सकता है वो जाके पंजाब नेशनल बैंक में मैं कल रात को डकैती मारी थी, मैंने 15 करोड़ की जमा कराया, मैं इसका मालिक को देखो मैं डकैती की कितनी मेहनत करके आया, मैं ही तो लेकर आया यहाँ पे। इट हैज टू बी लीगल मीन्स। ठीक है, आपने एक्साइज इवेड की हो, पॉलिटिशियन ने घूस ली हो, ब्यूरोक्रेट ने घूस ली हो, आपने प्रोस्टिट्यूशन की हो, आपने चाइल्ड ट्रैफिकिंग की हो, आपने लैंड ग्रैबिंग की हो, आपने लैंड जो पूरी कॉलोनाइजेशन हो रही है 3-4 लाख करोड़ साल की जो जितने चीफ मिनिस्टर्स कर रहे हैं, हाँ, ये पैसा कोई लीगल है क्या? एक भी लीगल नहीं है। और यही पैसा है जो स्विट्जरलैंड के अंदर है, जो इलीगल एक्टिविटी से आया। इट डज नॉट हैव ए टाइटल, टाइटल हैज टू बी लीगल। आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ गया मैं। तो मैंने सबसे पहले तो अनिल दीवान जी को बोला लिखिए 378। बोले विश्वबंधु तुम तो बड़ा, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज चलता है। मैं अनिल दीवान जी क्राइम के लॉयर, मैं सोच रहा है इनको ये समझ में नहीं आया और ये तो एसएचओ बता देता। वो एसएचओ क्या है? और मैं इंडियन पीनल कोड का कौन सा स्पेशलिस्ट बैठा हूं? मैं तो इंडियन पीनल कोड फॉरेन इंटरनेट से निकाला, 378 में है और 379 में उसकी 3 साल की मैंडेटरी पनिशमेंट है चोरी में। ये ठीक है, हर आदमी की 3 साल की होगी। वहां में नहीं लिखा हुआ है, में नहीं है, कॉग्निजेबल है, कोई कंप्लेंट भी लॉन्च नहीं। राइट। अनिल कहने लगा और सोचो विश्वबंधु। मैंने कहा अच्छा आप और लो। मैंने कहा कोई अकेला तो लेकर गया नहीं वहां पे, किसी ने उसकी मदद की होगी। कम से कम उस बैंक वालों ने तो मदद की उसको रखने के अंदर, राइट, जिसका टाइटल नहीं था। तो जब एक से ज्यादा आदमी इन्वॉल्व हो गए तो सेक्शन 120 भी आ गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी केस में। ठीक है, 120 भी लग गया आपके ऊपर। और अगर आपने हवाला से भेजा और किसी ने आपको हवा, तो वो आदमी भी पकड़ा गया जो जितने भी इन्वॉल्व थे। क्योंकि हर केस की हिस्ट्री एक, मैंने अनिल दीवान जी को का एक अलग होती है। हर आदमी एक ही तरह से पैसा नहीं ले गया है, कोई जहाज से ले गया है, कोई हवाला की ट्रांजैक्शन से ले गया, कोई कहीं से ले गया, कोई प्राइवेट प्लेन से ले गया। तो इसलिए हर केस अलग है। मैंने कहा आप 120 भी लगा लीजिए, ठीक है। मैंने कहा तीसरा आप लगाइए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कहने लगे वो किन केसेस में आएगा? मैंने कहा अनिल दीवान जी वो इन केसेस में आएगा, अगर एक एमडी का, एक बहुत बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का एमडी शेयर होल्डर्स का पैसा, कंपनी का पैसा उठा करके वो स्विट्जरलैंड ले जाता है, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जितने शेयर होल्डर्स का साथ है, ठीक है, उसकी अलग सजा। मैं इसलिए बोल रहा हूं हार्बरिंग की अलग सजा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और मैंने कहा उसमें से आपको कम से कम 30% तो इंडिया की प्राइवेट इंडस्ट्रियों के, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के एमडी मिलेंगे।